अभी तो पे कमीशन बात ही नहीं कर रहा है, किसी से बैठक ही नहीं हो रही। इस बार कर्मचारियों को एरियर देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जो कमाते हैं उनकी एकदम सैलरी जो है एकदम डबल हो जाएगी, 2x हो जाएगी। कि बहुत ज़्यादा तो इस सरकार से उम्मीद करना मुझे लगता है कि अपने आप को धोखा देना है कि सरकार जो है कर्मचारियों के मुद्दों को अपनी राजनीतिक स्ट्रेटजी में इस्तेमाल करती है। उस आदमी को कम से कम 4 लाख रुपए का 2 साल में नुकसान होगा। क्या कभी किसी एम्प्लॉय की बाद में जाके पेंशन रोकी जा सकती है? ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी स्टेट गवर्नमेंट ने अपना पे कमीशन गठित किया हो। ऐसा लगता है कि पब्लिक को मतलब लुक्रेट करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए कि देखो हम तुम्हारे लिए पे कमीशन का गठन कर रहे हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है, इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। जैसे अप्रेजल्स होते हैं प्राइवेट सेक्टर में, वैसे ही हम गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी कर पाए। खबरें थी कि नए साल पर सरकारी कर्मचारियों के लिए सरप्राइज मिलने वाला है। नया साल आया, खुशियां मनाई गई, पार्टी हुई, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को कोई भी सरप्राइज नहीं मिला। चर्चा थी कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है, लेकिन इसकी चर्चाएं जितनी भी थी वो सारी धुएं की तरह हवा में कहीं घुल गई। तो आज इसी बात पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़े हैं ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल। सर, बहुत स्वागत है आपका जनसत्ता पर। थैंक यू आरती जी। आज हम बात करेंगे कि आखिरकार नया 8वां वेतन आयोग कब से लागू होगा, कैसे लागू होगा और सरकारी कर्मचारियों के लिए कितना ज़्यादा पैसा इस आयोग से मिलने वाला है। तो सबसे पहला सवाल सर आपसे यही है कि सरकार इस वेतन आयोग को लागू करने के कितना पीछे है? पीछे ही है एकदम, बिल्कुल जी। अभी तो इसका पदार्पण ही नहीं हुआ है, केवल हवाई बातें हुई हैं। 15 जनवरी को माननीय अश्विनी वैष्णव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने ये कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये फैसला लिया गया है कि देश भर के पेंशनर और जो वर्किंग क्लास एम्प्लॉई है उनके लिए 8वें पे कमीशन का गठन का निर्णय हुआ है। वो निर्णय धरातल पर उतरते उतरते 8 महीने हो गए, तब जाकर के उनका कमीशन बन पाया 28 अक्टूबर को। तो आप देखिए कि 10 महीने तो उनको एक कागज़, एक कमीशन बनाने में लग गया। अभी 1 जनवरी 2026 से ड्यू था, वो भी डेट पीछे चली गई। और जब इस बात का अनाउंसमेंट किया गया था तब ये कहा गया था कि इस बार की सरकार, डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, ये ड्यू टाइम से देगी। इस बार कर्मचारियों को एरियर देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। वो तो सारा कुछ आप देख ही रहे हैं। अभी तक कमीशन, अभी कोई मीटिंग नहीं हुई है कर्मचारियों के साथ। कमीशन कहाँ बैठेगा यही नहीं पता है लोगों को, शायद उनको ऑफिस ही नहीं मिला है। तो जब तक ये सारा अभी ऑफिस मिलेगा, मीटिंग शुरू होंगी, तो अभी सरकार खुद कह रही है कि 18 महीने लगाएगी। तो इस लिहाज से तो हम बहुत पीछे हैं। 18 महीने लगाएंगी मतलब 8 महीने पहले ही हो चुके हैं? नहीं, अगर या आज से जनवरी से 18 महीने लेके नहीं, अक्टूबर से 18 महीने है। अच्छा। अक्टूबर 2025 से जब 28 अक्टूबर को आधिकारिक तौर पर इसका गठन किया गया, 3 महीने हो चुके हैं, मतलब बिल्कुल। 1.5 साल। नवंबर चला गया, दिसंबर चला गया, अभी जनवरी के हम मिड में पहुंचने वाले थोड़े दिन के बाद। तो 2.5 महीना ऑलमोस्ट हो गया। तो 2.5 महीने में अभी तक कहीं ऑफिस नहीं बैठा, कहीं कुछ मीटिंग नहीं है। तो इस लिहाज से 18 महीने तो क्या, अगर सरकार अगर इसी रफ्तार से चलती रही तो ये बुलेट ट्रेन 2028 तक नहीं पहुंच पाएगी। बिल्कुल। फिटमेंट फैक्टर की एक बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। इसमें सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद है कि इस बार शायद ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर होगा, जिसकी वजह से उनकी इनकम जो है वो डबल होने वाली है। कहा जा रहा है कि 18,000 जो कमाते हैं उनकी एकदम सैलरी जो है एकदम डबल हो जाएगी, 2x हो जाएगी। तो इसको लेकर क्या कुछ चर्चाएं हैं? देखिए, मार्केट में क्या चर्चा चल रही है ये तो समझना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हाँ, 10 साल हो गए हैं कर्मचारियों को, पेंशनर्स को। अभी जो सैलरीज़ हैं या जो उनकी पेंशन है वो इन्फ्लेशन के मुकाबले आज के ज़माने के हिसाब से वो नाकाफ़ी है। तो कहीं ना कहीं उनमें ग्रोथ की ज़रूरत है। अगर पिछले पे कमीशन को देखें तो पिछले पे कमीशन पर 2.57 का ऑलमोस्ट जो एवरेज फिटमेंट फैक्टर था वो आया था। हालांकि वो 2.57 देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उस समय डियरनेस अलाउंस 123 या 125% था जब ये 2.57 आया था। तो 2.25 के आसपास तो अप्रॉक्सीमेट उसी के अंदर इनबिल्ट था। सरकार ने नहीं दिया। सरकार ने जो ग्रोथ दी वो 15 से 25% के बीच में दी। अच्छा। वहाँ ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी। हालांकि 6 पे कमीशन में हमें ठीक ठाक ग्रोथ मिली थी। तो अगर इन सारी चीज़ों को देखें तो कई बार हमने इस पर चर्चा भी की है और लोगों को समझाने की कोशिश भी की है कि बहुत ज़्यादा तो इस सरकार से उम्मीद करना मुझे लगता है कि अपने आप को धोखा देना है। लेकिन फिर भी जो
मिनिमम से मिनिमम फिटमेंट फैक्टर आएगा, जिसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं, वो 2.13 मिनिमम, 2.13 मिनिमम, जहाँ पर सरकार कुछ देना ही नहीं चाहती है वहाँ तो उसे जाना ही पड़ेगा। मतलब 10-12% का जो ग्रोथ होगा तो 2.13 पर तो ऑलरेडी लोग पहुँच चुके होंगे। जिस हिसाब से आप बता रहे हैं 2.13 इस बार हो सकता है मिनिमम, जी। तो उस हिसाब से 10,000 के हिसाब से सैलरी कहाँ पहुँचने वाली है? देखिए आयुषी जी, 10,000 के उस पर तो नहीं बताएंगे, क्योंकि हमारा जो सैलरी स्ट्रक्चर है बेसिकली हमारे पास 18 लेवल है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के। तो जो लेवल 1 है उसमें बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, और आज की डेट में तकरीबन 58% तो डियरनेस अलाउंस है। अगर हम उस कैंडिडेट की अगर हम सैलरी की बात करें कि वो मिनिमम कहाँ चला जाएगा, तो मैं वो बता सकता हूँ आपको कि कम से कम वो 38,340 रुपये मिनिमम पहुँचेगा। ये मिनिमम होगा, मैं अभी मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर सरकार ठीक ठाक फिटमेंट फैक्टर दे, चूँकि जैसा सरकार कह रही है, तो सरकार के मुताबिक 18 महीने आप देखेंगे कि अप्रैल मई जून में 2027 में बैठेंगे जा करके, उस समय उत्तर प्रदेश के चुनाव चल रहे होंगे। अगर सरकार को ये लगता है कि उत्तर प्रदेश के 20 लाख कर्मचारी और उनके परिवारों के अगर वोट लेने हैं, अगर उनको रिझाना है, तो सरकार को 2.13 नहीं, फिर कम से कम 2.64 के आसपास जाना पड़ेगा। तो अगर हम वहाँ की बात करें 2.64 की, तो वो 47,520 रुपये बैठती है। तो इसमें जो डियरनेस अलाउंस है वो आपने मर्ज किया है या वो ऑटोमेटिकली मर्ज हो जाता है? जब नया बेसिक सैलरी बनेगा तो जाहिर सी बात है वो बेसिक सैलरी में मर्ज हो जाएगा। डियरनेस तो 0 हो जाएगा 1 जनवरी 2026 को। 26 के बाद जो बढ़ेगा वो हमें अलग से मिलेगा। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो उतना एरियर उस समय हमें देगी जब भी वो लागू होगा। तो डीए 1 जनवरी 2026 को 0 मान लिया जाएगा जी। और अगर इसको जितना लेट होता है, सपोज दैट कि वो 1 जनवरी 2028 में पहुंचता है अगर, तो 1 जनवरी 2028 तक आज के हिसाब से 3 इंक्रीमेंट बैठते हैं। मतलब जो आज 18,000 पे होगा वो एक बार 26 में उसको इंक्रीमेंट मिल गया, जो यही महीना चल रहा है, फिर 27 में होगा, फिर 28 में होगा, तो 3 तो इंक्रीमेंट हो गए। और कम से कम 6 बार डियरनेस अलाउंस भी बढ़ेगा, जनवरी में बढ़ेगा, जुलाई में बढ़ेगा, इस तरह से हर साल बढ़ेगा। तो 6 बार डियरनेस अलाउंस और 3 इंक्रीमेंट अगर मिला करके देखते हैं तो आप 74% के आसपास तो वैसे डियरनेस अलाउंस होगा। तो 74% को 0 करेंगे तो 1.74 तो ऐसे ही हो गया। 3 इंक्रीमेंट हैं तो वो उसे मिला करके 2 पॉइंट समथिंग चला जाएगा। 10% भी देती है तो 2.13 तो ऐसे एज इट इज़, मतलब जो है मिनिमम से मिनिमम पहुंच जाएगा। तो उसके हिसाब से देखते हैं कि अगर कर्मचारियों के वोट चाहिए सरकार को, तो फिर एक एवरेज जिसे गुड लुकिंग फैक्टर कहें, वो फिटमेंट फैक्टर 2.64 से शुरू होगा। तो वहाँ तक सरकार को जाना भी चाहिए। हमारा तो यही मानना है, कम से कम 47,500 कुछ रुपए जो बेसिक सैलरी मिनिमम वाले की है, लेवल 1 की, वहाँ तक जाना चाहिए उसको। ओके इसकी अगर हम टाइमलाइन भी देखें तो जब दिल्ली चुनाव थे पिछले साल, तब 8वें वेतन आयोग की घोषणा हुई। उसके बाद बिहार चुनाव के टाइम पर आयोग का गठन हुआ और अब 27 में यूपी चुनाव होने वाले हैं। तो मतलब हम इस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद 8वें वेतन आयोग की घोषणा जो है वो यूपी चुनाव के आसपास ही हो। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि सरकार जो है कर्मचारियों के मुद्दों को अपनी राजनीतिक स्ट्रेटजी में इस्तेमाल करती है। दिल्ली के चुनाव के समय जब भारत सरकार ने अनाउंसमेंट किया तो लोगों को खुशी हुई कि, क्योंकि उससे पहले 1 महीने पहले तक यही न्यूज़ चल रही थी। लोकसभा में या राज्यसभा में जब भी सवाल पूछा गया तो सरकार ने ये कहा कि देयर इज़ नो कंसिडरेशन अबाउट 8CPC फॉर्मेशन। तो फिर अचानक से 15 जनवरी को माननीय रेल मंत्री जी ऐलान करते हैं, तो लोगों को खुशी हुई कि चलो ठीक है, ये सरकार जो अभी तक कह रही थी कि देगी ही नहीं 8CPC, अब आई है उस मुद्दे पर, तो लोग खुश हुए। फिर 10 महीने सो ही रही कुंभकर्ण की तरह। जब बिहार के चुनाव शुरू हुए तो आधिकारिक गठन कर दिया। बिहार के चुनाव में भी तो आप देख ही रहे, पोस्टल बैलेट में बीजेपी को एक अच्छा खासा ग्रोथ मिला है। अभी 18 महीने कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है यूपी के चुनाव में। मैं तो यही कहूँगा कि सरकार को कर्मचारियों के मुद्दों को चुनाव से नहीं जोड़ना चाहिए। सरकारी कर्मचारी सरकार का हिस्सा होते हैं, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के हिस्सा नहीं है, और ना ही वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का विरोध या उसका सपोर्ट करते हैं। वो पूरी तरीके से तटस्थ लोग हैं, सरकारी लोग हैं, सरकार के साथ काम करने वाले हैं। अगर कोई दिक्कत आती तो सरकार के अगेंस्ट जा कर के या सरकार को बताने की कोशिश करते हैं। तो सरकार को भी इसी नज़रिए से देखना चाहिए। और ये जो 18 महीने का या जो 20 महीने का ये जो जबरिया जो डिले किया जा रहा है,
ये नहीं होना चाहिए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। डिजिटल के ज़माने में सरकार कह रही कि 18 महीने लगाएंगे, जो काम 6 महीने में हो सकता है, 200 दिन में हो सकता है, उसमें 18 महीने लगाएंगे, इम्प्लीमेंट करते करते 24 महीने हो जाएंगे। भरोसा नहीं है। जिसको 10 महीने लग गए आधिकारिक गठन करने में, कमीशन के कैंडिडेट फाइंड करने में, तो और अभी 2.5 महीना हो चुका है, ऑफिस नहीं है, कोई मीटिंग्स नहीं है, कोई शेड्यूल जारी नहीं हुआ। तो ऐसी स्थितियों में ये बड़ा दुख की बात है कि देश में तकरीबन 1.25 करोड़ लोग हैं जो पेंशनर्स और वर्किंग क्लास है, उनके परिवार हैं, जबरन उनके लिए लेट किया जा रहा है। मान लीजिए अगर 2028 में 8वां वेतन आयोग जो है आधिकारिक तौर से लागू हो जाता है और इस दौरान कोई ऐसा कर्मचारी है जो रिटायर हो जाता है, तो उनकी सैलरी फिर कैसे कैलकुलेट होगी? नहीं, अगर 2025 के बाद कभी भी रिटायर होता है, पे कमीशन आने से पहले और 2025 के बाद, तो जिस दिन वो रिटायर हुआ है उस दिन जब पे कमीशन आएगा, सपोज दैट 1 जनवरी 2028 को पे कमीशन आया, उसने अपनी रिकमेंडेशन दे दी और उस आदमी की बेसिक सैलरी 50,000 थी, फिटमेंट फैक्टर आया 2.0, तो उस दिन उसकी बेसिक सैलरी को 2.0 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, वो उसकी सैलरी 1 लाख मानी जाएगी। फिर जो एरियर बना पेंशन पर वो उसको मिलेगा। अच्छा, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी भी तरह का, ना ही ऐसा कभी हुआ है कि मतलब उसको बेनिफिट ना मिले। लेकिन इससे एक दिक्कत ये होती है कि जितना डिले होता है पे कमीशन, भत्तों का नुकसान होता है। और जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, HRA है, या और अलाउंसेज हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट में मिलते हैं, रिस्क अलाउंस है, उनका नुकसान है। सपोज दैट कैसे? जैसे मान लीजिए कोई 76,500 रुपये है, एक कैलकुलेशन से मैं आपको समझाऊंगा कि दिसंबर 2025 को किसी की सपोज दैट 50,000 रुपये बेसिक सैलरी है, उस 50,000 रुपये पर डियरनेस अलाउंस है, उसी पर टीए है और उसी पर HRA है। अगर 1 जनवरी 2028 को पे कमीशन आता है तो उसे रीसेट करेंगे 1 जनवरी 2026 को, जो भी फिटमेंट फैक्टर आया, सपोज दैट फिटमेंट फैक्टर है 2, तो अब उसकी 1 जनवरी 2026 को जो बेसिक मानी जाएगी वो 1 लाख रुपए मानी जाएगी। अब क्या है कि 1 लाख रुपए पर डीए होना चाहिए, उसी पर टीए होना चाहिए और उसी पर HRA होना चाहिए। लेकिन 1 जनवरी 2026 से 1 जनवरी 2028 तक उसमें टीए और HRA को कंसीडर नहीं किया करेंगे, वो 1 जनवरी 2028 से लागू करेंगे। मतलब जब ऑफिशियल होगा, हाँ, उसके बाद टीए और जो HRA है वो जितना मिला है 1 जनवरी 2028 तक, उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, वो 28 से ही बदलेगा। बेसिक और जो डीए का डिफरेंस होगा वो एरियर में मिल जाएगा। तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो ऑलमोस्ट 24 महीने अगर हमने कैलकुलेट किया था तो 76,500 रुपये का जिसका आज बेसिक सैलरी है, उस आदमी को कम से कम 4 लाख रुपए का 2 साल में नुकसान होगा, यानी 2 लाख रुपए सालाना का नुकसान है। टीए प्लस HRA मिला करके इतना हो जाएगा। छोटी जिनकी बेसिक सैलरी कम है उनका कम नुकसान होगा, जिनकी बेसिक सैलरी ज़्यादा है उनका ज़्यादा नुकसान होगा। तो उसमें भी हमने सरकार से एक अपील की थी कि 1 जनवरी 2026 को आप डीए रीसेट कर दीजिए, ताकि लोगों को तात्कालिक राहत मिल जाएगी। तात्कालिक राहत मिल जाएगी, फिर जितना भी रीसेट होगा 1 जनवरी 2028 को या 27 में, वहाँ से आप एरियर दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। HRA का और टीए का हमारा मैक्सिमम नुकसान होने से बच जाएगा। अगर हमें 2 लाख का नुकसान हो रहा होगा तो आज रीसेट करेंगे तो वो हमारा कम से कम 1 लाख रुपए का नुकसान बच जाएगा। क्योंकि कई ऐसे कर्मचारी हैं ना जो छोटे छोटे होंगे और इंतजार में होंगे कि ये पैसा आएगा तो हम उसको कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करेंगे या फिर कुछ जो अटके काम होंगे उसमें लगा सकेंगे। मेन तो सारा नुकसान HRA का ही है। बेसिक और डीए का ज़्यादा एरियर बनेगा नहीं, लेकिन बड़े शहरों में, दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में जो लोग नौकरी करते हैं तो HRA का एक बड़ा डिफरेंस आता है, क्योंकि अभी HRA 30% चल रहा है बेसिक का। तो ऐसी स्थिति में 50,000 रुपये का 30% और 1 लाख रुपए का 24% भी अगर आप निकालते हो तो भी एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो 1 लाख रुपए का 24% कितना हुआ, आप देखिए 24,000 हो गया। 50,000 का 30% कितना हुआ, वो 15,000 हुआ। तो 8,000 रुपये महीना तो यही डिफरेंस है ना। तो मोटा मोटा एक साल में 1 लाख रुपए का अंतर हो गया। तो सरकार को अब ये जो छोटा कर्मचारी है, मझोले तबके का जो कर्मचारी है, उसका एक बड़ा नुकसान है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, सोचना चाहिए। यही एक फ़ायदा उनको जो मिल सकता है, वो भी अगर आप छीन लोगे तो बेसिक और डीए का कोई डिफरेंस खास होगा नहीं वहाँ पर।
जी, आयोग की हम बात कर रहे थे, आपने बोला कि ये 6 महीने और 200 दिन का काम है, तो आप एक बार प्रोसेस समझा दीजिए कि किस तरीके से एक देश में कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग का गठन होता है, कौन इसका चेयरपर्सन होता है और किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है कि इस बार जो है या इस आयोग में हम सरकारी कर्मचारियों की किस तरीके से सैलरी में इजाफा करेंगे। देखिए ये ऐसा नहीं है कि कोई एक बना बनाया फार्मूला हो। होता क्या है कि सरकार इसको रिव्यू करती है, कमीशन बनता है। जैसे अब अभी आपने देखा 3 लोगों की एक कमीशन बनाया गया। जो एक्स जस्टिस है, भूतपूर्व जो जस्टिस है माननीय रंजना देसवाल जी, वो इसकी चेयरमैन होंगी और उनके साथ 2 मेंबर होंगे। फिर उनको ऑफिस सेटअप मिलेगा। तमाम जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, फिर उनकी एसोसिएशंस हैं, उन एसोसिएशन से बात करेंगे, उनकी डिमांड क्या है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है और क्या चीज़ें नई करने की ज़रूरत है उनके डिपार्टमेंट्स में। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के बैठकें होती हैं, टाइम लगता है। फिर वो अपना स्टडी कर के अपना बनाते हैं, रिकमेंडेशन रखते हैं, फिर वो सरकार को भेजते हैं, कैबिनेट को भेजते हैं। बेसिकली जब पूरा ड्राफ्ट तैयार हो जाता है, फिर कैबिनेट का ये काम है कि वो तय करे कि कौन कौन सी रिकमेंडेशन को वो स्वीकार कर रहा है और कौन कौन सी रिकमेंडेशन को अस्वीकार करता है। तो टाइम तो खैर लगता है, लेकिन आज के डिजिटल समय में इसको 6-7 महीने में किया जा सकता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के इतने सारे डिपार्टमेंट है नहीं कि 100-200 डिपार्टमेंट हों। 50-60 डिपार्टमेंट हैं मुश्किल से, तो 50 एक मीटिंग से काम हो सकता है। अगर मतलब लक्ष्य रखा जाए तो 200 दिन, 225 दिन सफिशिएंट है इस काम को करने के लिए। तो बैठ के हैं, उनकी मिनट्स तैयार करना, ये ऐसा कोई मुझे नहीं लगता कि आज के डिजिटल समय में मतलब बहुत बड़ा काम हो। ये कितने अंतराल में और नया वेतन लाया जाता है? ये अभी तक की तो जो परंपरा है वो 10 साल की है। हालांकि पिछले जब 7th पे कमीशन आया था, तब ये बात सरकार ने कही थी कि 10 साल के बाद जब पे कमीशन आता है, फिर आने में, लागू होने में 1.5-2 साल लग जाते हैं। तो 10 का वो 12 साल हो जाता है। फिर एरियर देना पड़ता है। एरियर जब देते हैं तो फिर न्यूज़ में बड़ी बड़ी बातें आती कि सरकार पर इतने लाख करोड़ का या इतने का बर्डन पड़ा है। तो सरकार ने ये बात कही थी कि पे कमीशन लाने की बजाय हम हर 5 साल में एक सेटलमेंट प्लान की तरह कुछ लाएंगे। अच्छा। और हर 5 साल में सैलरी को रिवाइज कर देंगे। इसीलिए पे मैट्रिक्स बनाई गई थी, जिसमें 18 लेवल है हमारे। अच्छा। फिटमेंट फैक्टर आएगा, सरकार कुछ डिज़ाइन करेगी और उस फिटमेंट फैक्टर से पूरी पे मैट्रिक्स को रिप्लेस कर देंगे। तो हर 5 साल में चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, तो पे कमीशन बनाने का ज़रूरत नहीं रहेगा और इससे लोगों को समय से बढ़ी हुई सैलरी भत्ते मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 10 साल हो गया, अब 11वां साल शुरू हो गया, अभी तो पे कमीशन बात ही नहीं कर रहा है, किसी से बैठक ही नहीं हो रही। तो लेट तो फिर भी हो ही गया है। एरियर की हम बात कर रहे हैं तो किस तरीके से एरियर मिलता है? लोगों को कई सारा कन्फ्यूजन रहता है, किश्तों में मिलता है या फिर एक साथ मिल जाता है या फिर ये ग्रेड के हिसाब से रहता है? जैसे जिनकी ज़्यादा सैलरी होगी उनका ज़्यादा एरियर बनेगा और बेसिक सैलरी वालों का कम एरियर बनेगा। तो किस तरीके से सरकार इसे पे करती है? 2 साल का, 12 महीने का? नहीं, देखिए एरियर कभी किस्तों में हमारे यहाँ तो दिया नहीं गया। दिल्ली में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। जब से हम लोग 18-20 साल से नौकरी कर रहे हैं तब से तो ऐसा हुआ नहीं। हमने 6 पे कमीशन भी देखा और 7th पे कमीशन में भी एरियर एक ही साथ मिला। जिस दिन फिटमेंट फैक्टर वगैरह चीज़ें लागू हो जाती हैं, उसके बाद से फिर एरियर के बिल बनते हैं और ऑलमोस्ट सारा एरियर एक ही बार में मिल जाता है। भले ही वो 4 महीने बाद मिले, अच्छा 6 महीने बाद मिले, लेकिन वो एरियर जब भी बनता है वो एक साथ मिलता है। ऐसा कभी हुआ नहीं। अलग अलग स्टेट में अलग अलग बात है कि वो कैसे देते हैं, वो उनके रेवेन्यू सिस्टम पे डिपेंड करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसा कभी मेरे नॉलेज में ऐसा नहीं है कि 1 लाख रुपए एरियर बना है तो वो उसको 3 बार में देंगे, 33 हज़ार करके देंगे या मतलब कुछ टुकड़े टुकड़े करके देंगे। ऐसा नहीं होता है आमतौर पर। तो मतलब ये रीजन वाइज होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग से आप कह सकते हैं स्टेट्स में। सपोज दैट जैसे यूपी है जी, उत्तर प्रदेश क्या करता है कि सेंट्रल जो पे कमीशन है उसी की संस्तुतियों को वो स्वीकार कर लेता है। आमतौर पर ये परंपरा है। सेम टू सेम उनका पे मैट्रिक्स रहता है। कुछ भत्तों में डिफरेंस रहता है। जैसे HRA है, HRA सिटी के अकॉर्डिंग होता है। अर्बन HRA अलग रहेगा, रूरल HRA अलग रहेगा, तो वो एक अलग केस है। अदरवाइज यूपी गवर्नमेंट भी मुझे लगता है कि टुकड़ों में तो भत्ते मतलब एरियर नहीं देती होगी। इतना एरियर लोगों का बनता ही नहीं कि उसे 3-3 बार में दे या मतलब इस तरह से टुकड़ों में दे। लेकिन हाँ, कुछ स्टेट ऐसे हो सकते हैं जो एरियर डिले करते हैं। बहुत सारे स्टेट ऐसे भी हो सकते हैं
जो उसी दिन से लागू करें 8 CPC को। अभी जैसे आपने खबर देखी होगी कि 3 दिन पहले ही असम सरकार ने, ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी स्टेट गवर्नमेंट ने अपना पे कमीशन गठित किया हो। अब लोग खुशियां मना रहे हैं, हालांकि मुझे तो ये कोई खुशी वाली बात नहीं लग रही है। अपना 8 CPC गठित करने का मतलब है कि अपना स्ट्रक्चर बनाना। तो अपना स्ट्रक्चर बनाएंगे तो जाहिर सी बात है वो सेंट्रल स्ट्रक्चर से अलग होगा। अलग होगा तो वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। ज़्यादा होने के चांसेस तो बहुत ही कम है। मुझे नहीं लगता कि कोई स्टेट ऐसा होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सैलरी से बेहतर सैलरी दे, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तो मुझे ये कोई खुशी वाली बात भी नहीं लगती। जब आपको यूनिफॉर्मिटी रखनी है, पूरे देश के सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के पे स्ट्रक्चर को अगर समान रखना है, एक देश एक विधान रखना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा पे काम करना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पे कमीशन रिकमेंडेशन दे, स्टेट्स को चाहिए कि उसी पे कमीशन के रिकमेंडेशन को, उसी पे स्ट्रक्चर को सीधा सीधा फॉलो करें। क्या ऐसा हो सकता है कि जो भी स्टेट ने, जैसे आपने बताया कि असम ने अपना पे कमीशन निकाला, क्या सरकार, केंद्र सरकार उसको बर्खास्त कर सकती है? नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकती। सेंटर दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार है जी। ये मुझे समझ में नहीं आया, वही समझ में नहीं आ रहा कि एक ही पार्टी की है तो फिर क्यों अलग बनाया। ये तो मतलब जो है, मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक को मतलब लुक्रेट करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए कि देखो हम तुम्हारे लिए पे कमीशन का गठन कर रहे हैं, ऐसा पहली बार हो रहा है, इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। ये बड़ी बड़ी बातें बोल करके, और जब उसके ऊपर से कवर हटेगा ना तो फिर उसके अंदर मतलब जो है टाफ़ी निकलेगी, है ना। तो वो वही वाला हाल होने वाला है। एक ही पार्टी की सरकार है पूरे देश में, वो लोग असम में भी और यहाँ भी। तो मैं तो यही कहूँगा कि असम के मुख्यमंत्री साहब से, माननीय हिमंता बिश्वा शर्मा जी से, कि आप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पे कमीशन को ही फॉलो करो, अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं थी। आप ज़्यादा टाइम ज़बरदस्ती क्यों ले रहे हो? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, उसी पे स्ट्रक्चर को फॉलो कर लो, पूरा देश एक जैसा हो जाएगा। छठे और सातवें वेतन आयोग की तुलना करें अगर, तो उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क था, और कई सारी रिपोर्ट्स भी बताती हैं कि कर्मचारियों को छठवां वेतन आयोग ज़्यादा अच्छा लगा। तो इसमें ऐसा क्यों, इस तरीके की रिपोर्ट सामने आ रही हैं? इसमें मैं बहुत ज़्यादा यकीन नहीं रखता हूँ इस बात में। उसकी वजह है कि देखिए, जब छठा पे कमीशन हमें मिला था, उससे पहले की अगर मैं बात करूँ, उस समय सैलरी का स्ट्रक्चर जो मतलब तत्कालीन जो सिनेरियो था, जो इन्फ्लेशन था, महंगाई थी, उसके मुकाबले बहुत कम था। तो वो छठा पे कमीशन, उसमें जंप एकदम सीधी सीधी दिख रही थी कि 54%, 58% की ग्रोथ हमें दिख रही है। लेकिन जब सातवां पे कमीशन आया, उस समय तक सैलरी का स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था, लोगों को अच्छी सैलरी मिलने लगी थी, लोग अपनी ज़रूरतें पूरी कर पा रहे थे। तो पे कमीशन के लागू होने से पहले डियरनेस अलाउंस भी 122-23% पहुंच चुका था। तो वो फिटमेंट फैक्टर जब 2.57 आया, उसमें 2.25 ऑलरेडी इनबिल्ट था जी। हमें कुछ ज़्यादा मिला नहीं, वो देखने में आज भी बहुत ज़्यादा लगता है। अगर आज 2.57 देते हैं तो आप समझिए कि आज वही 2.57 सातवें 2.57 से कहीं ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि सैलरी पहले के मुकाबले भी ठीक है। लेकिन छठे में ऐसा नहीं था, तो वो हमें दिखता है ज़्यादा। अच्छा। लेकिन एक्चुअल में जब इन हैंड, जब पॉकेट में जो पैसा आ रहा था, तो खर्चा करने के बाद छठे में कुछ बचता ही नहीं था, सातवें में वो बचना शुरू हुआ। आठवें में हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगर छठे पे कमीशन, सातवें पे कमीशन जैसा भी फिटमेंट फैक्टर हमें मिल जाता है, तो मैं कहूँगा कि वो एक बेटर फिटमेंट फैक्टर होगा। अगर कर्मचारी जो हैं 8वें वेतन आयोग से खुश नहीं होते हैं, तो फिर उसके लिए क्या वो अपनी नाराज़गी जता सकते हैं, या फिर उनको क्या करना चाहिए? देखिए, मैं एक बात कहूँगा कि नाराज़गी जता करके भारत सरकार को हम लोगों ने कम से कम यहाँ आने के लिए मजबूर किया कि वो 8वां CPC का गठन करे जी। उसमें भी 10-12 महीने का डिले तो कर ही चुके हैं, 1 साल का डिले हो चुका है। अब तक तो ये लागू हो जाना चाहिए था। सरकार इसे इलेक्शन मोड में देखती है, दिल्ली के चुनाव में कनेक्ट करती है, बिहार के चुनाव में कनेक्ट करती है, फिर ये सोचती है कि हम उसे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में इसको कनेक्ट करेंगे। तो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। अभी यूपी का विधानसभा चुनाव मतलब भारत सरकार के लिए बहुत मायने रखता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि पिछले अगर लोकसभा चुनावों की बात करें तो वहाँ
वर्तमान जो सत्ता है वो 72 सीट से घट करके 34-36 पे आ गई थी। तो पब्लिक तो तभी खुश होगी जब उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले एक बेहतर फिटमेंट फैक्टर मिले। फिर वो 2.13 नहीं, उससे पब्लिक संतुष्ट नहीं होगी, उससे और नाराज होगी। तो फिर वहाँ पर सरकार का ये दायित्व बन जाता है कि एक बेहतर फिटमेंट फैक्टर दे, कम से कम वो 2.64 की तरफ बढ़े, तब लोग खुश हो सकते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। तो ये चुनाव मोड में देखना कभी कभी उल्टा पड़ जाता है। सरकार अगर सोचे कि कम देने से लोगों को हम संतुष्ट कर लेंगे, फिर ऐसा होगा नहीं, फिर वो निगेटिव जाएगा। अगर बेहतर आएगा तब तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, बेहतर नहीं है तो फिर वो नाराज़गी दिखेगी, और नाराज़गी दिखेगी तो फिर वो तो उसमें हम भी क्या कर सकते हैं। हम तो एक बीच की कड़ी हैं, अपनी पब्लिक की बात सरकार तक पहुंचाते हैं, और सरकार क्या करने वाली है, क्या उसकी मंशा है, ये बात अपनी पब्लिक तक पहुंचाते हैं, अपने लोगों तक पहुंचाते हैं। अगर पब्लिक नाराज़ हो गई तो फिर वो उसमें कोई लीडर भी कुछ कर नहीं सकता है, उसको भी पब्लिक के साथ ही चलना होता है, ये है। लेकिन दिन के आखिर में यही होगा कि जो भी सरकार का आखिरी फैसला होगा, कहीं ना कहीं वो सरकार मतलब कर्मचारियों को मानना ही पड़ेगा। मानना ही, नाराज़गी करने के बाद भी अब सर जो पॉलिसी बन गई तो विरोध जताते रहते हैं। चाहे वो भी देखिए पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा हो, लगातार हम लोग विरोध कर रहे हैं। सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाई, वो भी फेल हो गई। 30 नवंबर तक लास्ट डेट थी उसकी बढ़ने की, वो ख़त्म हो गया। लेकिन ये है कि लड़ाई इम्पॉर्टेंट है, अगर कुछ एनोमली है, अगर कुछ इनजस्टिस है तो उसके खिलाफ लड़ना ज़रूरी है, वो काम इम्पॉर्टेंट है। कर्मचारियों की कई बार ये भी शिकायत होती है कि जब भी कभी विधायकों और सांसदों के सैलरी में इजाफा करना होता है तो एक दिन में बिल पास हो जाता है, मेज थपथपा लेते हैं उस दिन वो जी। सारे। तो फिर कर्मचारियों के साथ इस तरीके की इतना लंबा प्रोसेस, 18 महीने का ये, और फिर गठन का आयोग, और फिर घोषणा, और ये सारी चीज़ें क्यों ऐसे करते हैं? दुर्भाग्य तो इसी बात का है कि ऐसा भी नहीं कि सारे मतलब नेता मंत्री विधायक सब इसी माइंडसेट के हैं। बहुत सारे सांसद, बहुत सारे विधायक, हम उनको धन्यवाद भी देंगे। वो बहुत सारे हमारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिनको वो लोकसभा में, राज्यसभा में या उस स्टेट की विधानसभा में उठाते भी हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि जो विधायक या जो सांसद अपने मुद्दों पर सब एक हो जाते हैं, मेज़ थपथपा लेते हैं, लेकिन कर्मचारियों के मुद्दों पर बट जाते हैं जी। कोई कभी विपक्ष साथ में आता है तो सत्ता पक्ष दूर खड़ी होती है, अगेंस्ट में खड़ी हो जाती है। हमारा लेना देना सरकार से है, तो ये गुजारिश हम फिर करेंगे कि विधायकों को, सांसदों को कर्मचारियों के मुद्दों में रुचि रखनी चाहिए, उनको देखना चाहिए और उनके समर्थन में आना चाहिए। जी। टीओआर की अगर हम बात करें तो आप हमारे दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि टर्म ऑफ रेफरेंस क्या होता है, क्या इसे 8वें वेतन आयोग में शामिल किया जाएगा या इसे हटाया जाएगा, किस तरीके की रिपोर्ट सामने आ रही है? टीओआर तो बेसिकली ऐसा है कि शर्तें मान लीजिए कि जो पे कमीशन है इन सब्जेक्ट पे काम करेगा। जो एक तरीके से 15 जो टीओआर है वो एक तरीके से हमारा सब्जेक्ट हो गया कि ये सब्जेक्ट है, इन पर पे कमीशन काम करेगा। अच्छा। तो उसमें जैसे एचआरए है, टीए है, ट्रांसफ़र पॉलिसी है, पेंशन स्कीम है, सोशल सिक्योरिटी है, आफ्टर रिटायरमेंट कुछ चीज़ें हैं, मेडिकल अलाउंसेस हैं, बीमा है, तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो बेसिकली क्या है टीओआर क्या है कि 1972 जो सीसीएस रूलिंग में है उनका एक तरीके से एब्रीविएशन है अलग अलग जगहों पर। वो उनके उतने टॉपिक हो गए, उतने चैप्टर हो गए, उन पर वो काम करेगा, उसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आ जाती हैं और फिर उसी हिसाब से जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो तय की जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, एक और चीज़ हम जानना चाहते हैं कि क्या कभी किसी एम्प्लॉय की बाद में जाके पेंशन रोकी जा सकती है? बाद में जाने से मतलब रिटायरमेंट के बाद रद्द की जा सकती है किसी भी वजह से, या रोकी जा सकती है? नहीं, हो सकता है, लेकिन पेंशन तब रोकी जा सकती है जब बहुत बड़ा कुछ मतलब जो है, जैसे कहते हैं ना कि जस्टिस के खिलाफ कुछ करना है तो महाभियोग आएगा, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग, और पेंशन रोकने का पावर फिर सीधे राष्ट्रपति तक जाता है जी। आमतौर पर पेंशन ऐसे नहीं रुकती है, लेकिन कोई बड़ा कृत्य हो गया, जघन्य अपराध हो गया तो सरकार को पावर तो ही है। और हस्बैंड की जब डेथ हो जाती है तो फिर वो पेंशन जो है वो वाइफ को मिलने लगती है, तो उसके लिए क्या रूल है, कितने % ट्रांसफ़र की जा सकती है? देखिए, दो तरह से जो फैमिली पेंशन है वो दो केस में मिलती है। एक तो वो है कि रिटायर्ड आदमी जो पेंशन ले रहा था, अगर उसकी डेथ होती है तो उसके स्पाउस को 60% मिलती है। मतलब ऐसे समझिए कि 1 लाख रुपए अगर उसकी बेसिक सैलरी थी पेंशनर की तो उसका 60% रह जाएगा, और प्लस डियरनेस अलाउंस जितना है 20-30 जितना भी है। अगर वो सर्विस के दौरान मर गया रिटायरमेंट से पहले
तो भी उसे फैमिली पेंशन उसकी पत्नी को मिलेगी या उसके स्पाउस को मिलेगी। तो ऐसे केसेस में वहाँ पर 60 की बजाय 50% मिलता है लास्ट बेसिक का। अच्छा जी, वो फैमिली पेंशन इस तरीके से मिलती है और वो तब तक मिलती है जब तक डिपेंडेंट्स या स्पाउस रहते हैं। और वो फिर अलग अलग वेतन आयोग के हिसाब से बदलती रहती है। वो जब भी बेसिक सैलरी को जब भी रिवाइज किया जाएगा तो वो पेंशन भी रिवाइज हो जाएगी, क्योंकि पेंशन में भी बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस है। अगर बेसिक वर्किंग एम्प्लॉय की रिवाइज होती है तो उनकी भी रिवाइज होती है। इस डिस्कशन को ख़त्म करें इससे पहले मैं आखिरी आपसे सवाल ये पूछना चाहूँगी कि हर बार पे कमीशन बनता है और हर बार सरकारी कर्मचारियों की 10 से 12 साल के अंतराल में पे बढ़ाई जाती है, जबकि प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं होता है और हर बार अप्रैल में अप्रेजल्स होते हैं। तो हम क्या कोई ऐसा सिस्टम नहीं ला सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा क्या कुछ ला नहीं सकती है जैसे हर साल जैसे अप्रेजल्स होते हैं प्राइवेट सेक्टर में वैसे ही हम गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी कर पाएँ? ला क्यों नहीं सकती? सरकार तो चाहे बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन करने के लिए इच्छा शक्ति और मंशा चाहिए। सरकार ने बहुत बार बोला है कि परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्रेशन होगा, लेकिन अमल में नहीं आया आज तक। सरकार ने ये बोला कि 5 साल में सेटलमेंट प्लान लाएंगे और सैलरी क्योंकि काफी ज्यादा नुकसान हो जाता होगा ना, जो अच्छे एम्प्लॉयज हैं उनको भी उतना ही मिल रहा है, यही तो दुर्भाग्य और जो कामचोर एम्प्लॉयज होंगे उनको भी उतना ही मिल रहा होगा। तो ये तो जबकि प्राइवेट सेक्टर्स में इसके उलट है, नहीं, परफॉर्मेंस के बेसिस पे सबको अप्रेजल्स मिलते हैं। परफॉर्मेंस बेसिस पे तमाम चीज़ें लागू की गई हैं, लेकिन जो सैलरी रिवाइज करने का जो है सिस्टम वो परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं है जी। वो तो अगर एक स्टैंडर्डाइज अगर देखा जाए तो वो भी एक स्टैंडर्ड ही है। अगर एम्प्लॉई, क्योंकि मिलता ही कितना है परफॉर्मेंस, 3.5% 3% का इंक्रीमेंट है साल में। डियरनेस अलाउंस ज़्यादा से ज़्यादा 4% बढ़ जाता है, तो एक साल में जो इंक्रीमेंट है वो मोटा 6 से 7% 8% का बैठता है, तो वो नाकाफ़ी है एक तरीके से। और उसके पीछे एक इनका जो लॉजिक है कि मतलब जो है 10 साल में हम रिवाइज कर ही लेते हैं उसको, लेकिन अगर सरकार चाहे तो 5 साल में कर सकती है या 3 साल में कर सकती है, या हर साल एक मिनिमम इंक्रीमेंट फिक्स कर दे, मिनिमम के साथ साथ मैक्सिमम इंक्रीमेंट भी फिक्स करे कि 3% तो मिनिमम रहेगा, और मैक्सिमम कर दे कि इसके ऊपर परफॉर्मेंस बेस्ड होगा। जिनका परफॉर्मेंस ABCD या जो भी कैटेगरी बना लो वो 3 से बढ़ के 20% भी जा सकता है। अगर ऐसा साल के लिए आप बता रहे हैं, ना हर साल करें तो 3 साल पे रिवाइज कर लें या 5 साल पे कर लें उसको, तो ऐसा भी सिस्टम डेवलप कर सकती है सरकार। बहुत सारे आप देखिए कि यूरोपियन कंट्रीज़ में ऐसा करते हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं परफॉर्मेंस बेस्ड उनका इस तरीके से रिव्यू करने के बाद उनको हाइक दिया जाता है। क्योंकि वही है ना, आप कितने एक या 2 साल आप बढ़ी हुई सैलरी के मज़े ले पाएंगे, लेकिन जब महंगाई बढ़ने लगेगी, खर्चे बढ़ने लगेंगे और फिर 10 साल तक एक सैलरी पर रहना आसान बात नहीं है। जी, देखिए ये एक वजह भी है जो आज हमारा जो वर्क फोर्स है वो शिफ्ट कर रहा है बड़ी बड़ी कंपनियों की तरफ, या जिनके अंदर इस तरह का स्किल है तो वो शिफ्ट करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं जाना चाहते। गवर्नमेंट सेक्टर में बेसिकली उन परिवारों की भीड़ सबसे ज़्यादा है जो मतलब कह लीजिए कि पिछड़े अति पिछड़े इस तरीके से जो फैमिलीज़ हैं, हज़ारों साल से उनके पास ना तो ज़मीनें हैं बड़ी बड़ी और ना ही उनकी आर्थिक दशा अच्छी रही है, तो एक सरकारी नौकरी एक अदद सहारा मिलता है परिवार को, तो परिवार पल जाते हैं, थोड़ा सा उनका मतलब जो है सामाजिक और आर्थिक स्टेटस थोड़ा अपग्रेड हो जाता है। तो लेकिन वो लिमिटेड हैं चीज़ें वहाँ पर। तो चाहिए तो ये कि सरकार परफॉर्मेंस बेसिस पर कुछ ऐसा करे कि मिनिमम एक ग्रोथ तो सबको मिल जाए, लेकिन उससे ऊपर भी एक ऐसा चारा हो कि जिसका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है उसको कुछ बेहतर मिल सके। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमने कई सारे मुद्दों पर बात की, कई सारे टॉपिक्स हमने कवर किए। आप हमें प्लीज़ कमेंट करके बताएं अगर हमसे 8th CPC के बारे में कोई टॉपिक छूट गया हो। हम कोशिश करेंगे कि दोबारा से इस बात पर चर्चा करें और आप के सुझाए हुए टॉपिक पर हम फिर से बात करें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ।